कोर्स का नाम आपको पता ही है, खुद से खुद तक का सफर। इस खुद से खुद तक का सफर में हम लोग एक लाइन ऐड करते हैं, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। जबकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं है, क्योंकि जब पर्सनैलिटी की बात होती है तो सुपरफिशियल अप्रोच इंसान अपनाता है, यानी कि बाहरी जो पहनावा है, चाल चलन है, इंसान उस पर फोकस करता है। लेकिन हमारा ये कोर्स इन सब चीज़ों से बहुत परे है। हम लोग इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप किस टोन में, किस पिच में बात करते हैं, इन सब चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर कहा जाए तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, कि इंसान कैसे अंदर से अपने अंदर बदलाव लाए। ऐसे लोग ज़िंदगी में होंगे, आप मिले भी होंगे शायद, कि उनका बाहरी रंग रूप पहनावा कैसा भी हो, लेकिन जब वो बात करते हैं तो इतनी प्यारी बातें करते हैं कि इंसान उनको घंटों भी सुन सकता है। वो होता है असल किरदार। तो इंसान कैसे अपने किरदार को डेवलप करे, अपने किरदार को कैसे खूबसूरत बनाए, वही सफ़र आपका है खुद से खुद तक का सफ़र। इसमें जो भी बातें होती हैं, आपका 24 सेशन इसमें होता है, टोटल 24 सेशन होते हैं। इस 24 सेशन में जो भी बातें होंगी वो बातें किताबी नहीं होंगी। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या आप जाके क्लास करते भी होंगे, तो वहाँ पे जो भी सिलेबस है उसका प्रॉपर एक आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा, उसकी किताबें होंगी, उसमें टेक्निकल बातें होंगी। लेकिन इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। इस कोर्स में 1 महीने में जो भी बातें होती हैं उसको अपनी ज़िंदगी में आप रिलेट कर पाएंगे। जितनी भी बातें होंगी आप अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने दोस्तों की ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने फैमिली की ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आम जिंदगी जो हमारी है, उस आम जिंदगी में लागू होने का नाम है यही कोर्स। इसलिए आप एक कनेक्शन महसूस कर पाएंगे। और चूंकि खुद से खुद तक का सफर है तो इसमें खुद पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी खुद शब्द इस्तेमाल आप करते हैं तो एक कहीं ना कहीं अहंकारी या घमंडी होने का एहसास भी आता है, कि अगर इंसान सिर्फ अपने आप पे फोकस करे, सिर्फ अपना सोचे, तो यही तो सेल्फिश लोग होते हैं, कि उनको दूसरों से मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे खुद पे फोकस करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएं, या आप घमंडी हो जाएं, या आप कोई भी काम करें तो फर्क ही ना पड़े कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। हम जिस समाज में रह रहे हैं और उस समाज में रह के हम जो भी काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए हमें ये एहसास होना चाहिए कि इस काम से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, मेरी इस बात से किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। इस वे में खुद से खुद तक का सफर आपको तय करना है। ठीक है। तो आज की जो क्लास है आपकी, चाहे वो आप डेमो क्लास कहिए या फिर अपनी फर्स्ट क्लास कहिए, उसमें हम लोग मोटा माटी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्चुअल में किस वे में जाएंगे। जो आप सफ़र सुन रहे हैं या जो भी बातें आपने सोशल मीडिया से सुनी है, हमसे ही सुनी होंगी, उस बातों में कितनी सच्चाई है आपको कैसे पता चलेगा। जाहिर सी बात है, जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे नहीं या देखेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं, तब तक आपको क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कोर्स के लिए आपको कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये कोर्स हमने कहा कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है, इंसान के अंदरूनी बदलाव का कोर्स है। तो अंदरूनी बदलाव बेसिकली लाइफ पे फोकस करता है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करता है। तो यह कोर्स आपको लाइफ स्किल सिखाएगा, ज़िंदगी की जो स्किल है वो सिखाएगा। जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी, केजी से लेके आप इंटर, हाई स्कूल या जितना भी पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो, तो आप स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, किताबों में जो सवाल जवाब होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ स्किल की बात करें तो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप स्कूल में आपको टीचर ने होमवर्क दिया हो या कोई ऐसी दिक्कत आई हो, आपने उसको सॉल्व किया हो, लेकिन रियल लाइफ में आपके रिश्तों में जो दिक्कत आएगी आप उसको सॉल्व करेंगे। कहाँ इंसान सही है, कहाँ गलत है, कहाँ रिश्ता निभाना है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं निभाना है, कहाँ पे इंसान चिल्ला सकता है, कहाँ नहीं चिल्ला सकता, किससे प्यार से बात करनी चाहिए, कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है, किसको बोल के आगे बढ़ना है, किसको माफ़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कोर्स इनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ लाइफ स्किल का भी कोर्स है, जिसमें ज़िंदगी का हुनर सिखाया जाता है। और ज़िंदगी के हुनर के लिए आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी? अगर कोई इंसान, जैसे आप मान लीजिए कि आपने, जैसे कहा आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपके मन में ये बात भी होगी कि हाँ, ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ाया जाएगा वही हमको पढ़ना है। ये बात तय है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए लेकिन हम जो चाहेंगे वही पढ़ेंगे? ऐसा मुमकिन है? जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया, जो किताबें लिखी गई, वही किताब आप पढ़ेंगे?
तो जब भी इंसान कोई चीज़ सीखने जाता है, कोई चीज़ पढ़ने जाता है, तो वो रिजिड होके चीज़ें नहीं कर सकता, वो जो चाहेगा वैसे नहीं हो सकता। तो इस कोर्स में भी अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है, कोई ख्याल है, पहले से आप कोई विचारधारा बना के आए हुए हैं, तो फिर ये कोर्स आपके किसी काम का नहीं है। अगर इंसान, जैसे आप कल्पना करिए, कोई इंसान कहे कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं, तो क्या वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में कुछ नया सीखेगा? कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि वो तो मान रहा है ना कि मुझे सब कुछ पता है, जबकि ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि एक इंसान को सब कुछ पता हो, दुनिया की जितनी बातें सब पता हो। तो इसलिए इंसान को अपने स्वभाव को हल्का बनाना चाहिए और ये मानना चाहिए कि नहीं, जो मुझे पता है वही सब कुछ नहीं है, या जो मुझे पता है वही सच नहीं है, इसके अलावा भी सच हो सकता है, इसके अलावा भी दुनिया में चीजें हो सकती हैं। कहा जाता है ना कि दुनिया वो नहीं है जो दुनिया आप देख रहे हैं, दुनिया वो है जो इंसान देखना चाहता है, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग है और हर नजरिए से दुनिया अलग अलग होती है। या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको लेकर नजरिया अलग अलग है और उसी नजरिए से आप देखेंगे तो एक अलग अलग डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई देता है। जैसे एक कहानी अगर बताएं हम, तो जैसे नदी आप देखते हैं, नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? पहाड़ों से होती है अमूमन। जैसे मान लीजिए गंगा का एग्जाम्पल ले लीजिए, गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से गंगा नदी निकलती है। तो नदी पहाड़ से निकलती है और वो पहाड़ से निकलते हुए रास्ता बनाते बनाते आगे बढ़ती है। अब उस रास्ते में ढेर सारे पत्थर आएंगे, ढेर सारे कंकड़ आएंगे, सारी चीजें आती रहती हैं। तो ऐसे ही एक नदी है, वो निकली अपने रास्ते से, अपने उत्पत्ति जहां से भी उसकी हुई वहां से निकली और रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया। उस पत्थर को देख के नदी जो है भड़क गई, यार एक मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं नदी हूँ, मेरे पास बड़ी पावर है, क्योंकि पानी के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बात पता है आपको, किसी भी चीज को वो बहा के लेके जा सकती है। लेकिन वो पत्थर भी बहुत भारी भरकम बहुत बड़ा था, पत्थर भी अकड़ में पड़ा हुआ है कि नहीं, हम तुमसे बड़े हैं, हिम्मत है तो हिला के दिखा दो। नदी ने कहा कि देखो, चुपचाप बात मान लो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर से भी जा सकते हैं, ऊपर से नहीं जा सकते तो नीचे से भी जा सकते हैं, नीचे से नहीं जा सकते तो तुमको तोड़ के भी जा सकते हैं। लेकिन जितनी ढीठ नदी उतना ही ढीठ पत्थर भी। नदी पत्थर का कुछ नहीं कर पाई, लेकिन फिर बाद में नदी को रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ कि नहीं वो गलत कर रही है। तो नदी ने कुछ नहीं कहा उसके बाद। नदी ने कहा कि ठीक है, तुम बात मानो या ना मानो, लेकिन मेरा काम है चलते रहना और मैं चलती रहूंगी। और इसलिए नदी ने उस पत्थर को छोड़ के नया रास्ता बना लिया और फिर वो अपना सफर तय करती गई करती गई। रास्ते में ढेर सारे झरने आए, जंगल आए, पहाड़ की घाटियां आई, सबका सफर तय करते हुए वो नदी जाके समंदर में मिल गई। समंदर में नदी का मिलना उसके खत्म होने की निशानी नहीं है, बल्कि उसके और बड़ा होने की निशानी है। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? कहानी से सीख यही मिलती है, यही असल में डायनेमिज्म है। अगर हम किसी बात को लेकर अड़ जाएं, अगर वो नदी उस पत्थर की बात को लेकर वहीं पे अड़ जाती और दिल पे बात लेके बैठ जाती, रुक जाती, तो क्या वो नदी कभी समंदर में मिल पाती? नहीं मिल पाती। लेकिन उस नदी ने क्या किया, उसकी बातों को इग्नोर किया और वो इग्नोर करके अपना नया रास्ता बना के आगे बढ़ गई। और उसी रास्ते से धीरे धीरे वो नदी चौड़ी होती गई और बाद में वही पत्थर कुछ सालों बाद उसी में टूट के चकनाचूर होके बह गया, क्योंकि नदी बार बार उस पत्थर से होके गुजर रही है, जितना वो टकराएगी धीरे धीरे वो पत्थर कमजोर होता रहेगा। तो इस पत्थर से भी हम सीख ले सकते हैं और नदी से भी सीख ले सकते हैं। अगर हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की मानेंगे नहीं, अपने आप को महान मानेंगे, तो हमारा हश्र भी उस पत्थर जैसा ही होगा। और दूसरी सीख उस नदी से भी मिल रही है कि कई सारे प्रॉब्लम आएंगे जिंदगी में, कई सारे डर आएंगे जिंदगी में, कई बुरी बातें आएंगे जिंदगी में, बुरे लोग आएंगे जिंदगी में, बुरा बोलने वाले लोग आएंगे जिंदगी में। अगर हम बातों को लेके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि उन बातों को इग्नोर करके हमें साइड से रास्ता बना के आगे बढ़ते रहना है। यही होता है आपका डायनेमिज्म। बिना डायनेमिज्म के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और बिना डायनेमिज्म के आप स्पोर्ट्स से भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी धर्म से नफरत करते हैं या किसी जाति से नफरत करते हैं, आप मान लीजिए हनफी हैं तो अहले हदीस से नफरत करते हैं, या अहले हदीस हैं हनफी से नफरत करते हैं। अब मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि देखो हनफी और अहले हदीस दोनों हैं, मिलजुल के रहो, लड़ाई मत करो आपस में, लेकिन आप अपनी बात पे अड़े हैं कि नहीं हम ही अच्छे हैं वो बुरे हैं, तो क्या बदलाव आएगा हमारी सोच में? नहीं आएगा। तो बदलाव के लिए जरूरी क्या है कि हम इसी डायनेमिज्म का पालन करें। जिंदगी तभी आगे बढ़ेगी, जिंदगी तभी खूबसूरत होगी जब हम वक्त के हिसाब से, जगह के हिसाब से, हालात के हिसाब से अपनी सोच में, अपने काम में, अपने अमाल में बदलाव लेकर आए। आज हम जो सोच रहे हैं 5 साल बाद वही सोचें, जरूरी तो नहीं है।
हो सकता है आज जो मेरी समझ है वो बहुत बेहतर ना हो, किसी ने आके हमको कुछ बताया और मेरी समझ बेहतर हो गई और मैंने अपनी सोच बदल दी। मुमकिन है कि नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है। तो इस कोर्स के लिए आपको पहली चीज क्या करनी है, डायनेमिज्म अपने अंदर लेकर आना है, और वो डायनेमिज्म नदी जैसा ही होता है। इसीलिए हम बार बार ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक पोखरे को देखिए और एक नदी को देखिए, किसका पानी ज्यादा साफ होता है, नदी का कि पोखरे का? नदी का ज्यादा साफ होता है, पोखरे का नहीं साफ होता है, क्योंकि वो पानी वहीं रुका हुआ है और वो पानी सड़ गया। तो वैसे ही अगर हम अपने दिमाग को रोक लेंगे, अपनी सोच को रोक लेंगे, तो हमारी सोच और हमारा दिमाग भी सड़ जाएगा। लेकिन नदी लगातार चल रही है तो इसलिए पानी बिल्कुल साफ है, इंसान उसको पी भी सकता है। दूसरी चीज, सब्जेक्टिविटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिविटी को एक आसान कहानी से समझ लेते हैं, सीधा सीधा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, बड़ी पकाऊ चीजें होती हैं। कहानी आसान होती है, कहानी से समझिए। एक राजा था यूरोप में, और राजा जो होते हैं ना बड़े शौकीन होते हैं, अलग अलग चीज़ों का शौक होता है, पेंटिंग का शौक हो गया या आर्किटेक्चर का शौक हो गया। तो उसको पेंटिंग का बहुत शौक था। उसने घोषणा की अपने साम्राज्य में, उसने कहा कि कोई दो पेंटर आए और दो पेंटिंग बना के दिखाएं। पेंटिंग का जो सब्जेक्ट था, उन्होंने बोला कि एक पेंटिंग ऐसी हो जिसमें एक माँ हो और वो अपने बच्चे को खाना खिला रही है या दूध पिला रही है। दो पेंटर आए जो सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन पेंटर थे उस टाइम के, वो दोनों आए और दोनों को वो काम दिया गया। उन्होंने कहा कि जो सबसे बेहतरीन बनाएगा उसको ढेर सारा पुरस्कार, हीरे जवाहरात वगैरह दिया जाएगा। कुछ दिन बीत गए, वो दोनों पेंटर अपनी अपनी पेंटिंग बना के लेके आए। अब सबको इंतजार था कि कौन जीतेगा, किसकी पेंटिंग खूबसूरत है। तो जो पहला पेंटर था वो अपनी पेंटिंग लेकर आया। उसकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी, उसके कलर्स इतने खूबसूरत थे, कहिए कि पेंटिंग का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें कोई गलती निकाली जा सके। उसने जो माँ बनाई उस पेंटिंग में, बहुत खूबसूरत माँ, बहुत खूबसूरत तरीके से उसने साड़ी पहनी हुई थी। और जो बच्चा था वो भी बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा था, और दोनों मतलब बच्चा माँ की गोद में था। और एक कलरेशन जो था वो बहुत बेहतरीन था, मतलब सब लोग पेंटिंग को देखते ही एकदम खुश हो गए और सबको यकीन हो गया कि यही पेंटिंग जो है या यही पेंटर जीतेगा। फिर राजा ने दूसरी पेंटिंग मंगवाई, जाहिर सी बात है दोनों तो देखनी है। तो दूसरी पेंटिंग में कलर जो है बड़ा भद्दा किस्म का इस्तेमाल किया पेंटर ने, देखने में बिल्कुल डल लग रहा था। डार्क कलर्स का इस्तेमाल किया, साड़ी वाड़ी जो पहनी थी उसकी माँ वो भी अच्छी नहीं थी। तो वो पेंटिंग देख के लोगों का चेहरा मुरझा गया। लेकिन राजा को उस पेंटिंग में कुछ और भी दिखाई दिया। राजा ने जब ध्यान से देखा तो उसमें जो माँ थी, माँ के चेहरे पर उसने एक अजीब सी बेचैनी देखी, एक अजीब सी थकान देखी। उसकी आंखें आधी बंद थी जो एक थकान का एहसास करा रही थी। उसका हाथ ऐसे था जैसे वो हाथ कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज भी था जो ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और बच्चा भी बिल्कुल प्यार से अपनी माँ की तरफ देख रहा है। कलर एकदम बेकार, बैकग्राउंड वगैरह एकदम बेकार, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं उस पेंटिंग में दिखाई दे रहे थे। और पहली पेंटिंग में क्या था, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे, साड़ी बहुत अच्छी। तो लोगों को लगा कि नहीं पहली पेंटिंग ज्यादा अच्छी है, लेकिन राजा ने कहा कि नहीं दूसरी पेंटिंग ज्यादा अच्छी है, इसलिए दूसरे पेंटर को उसने इनाम दे दिया। अब इसमें हम किसको गलत कह सकते हैं? क्या पहले पेंटर को हम बुरा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या दूसरे पेंटर को बुरा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सबका नजरिया अलग अलग है। राजा ने एक अलग नजर से देखा, उसने इमोशंस को, भावनाओं को देखा। बाकी लोगों ने अलग नजर से देखा, उन्होंने कलर्स को देखा, बैकग्राउंड को देखा, उसकी कलाकृतियों को देखा। जिंदगी में भी ऐसी ही चीजें होती हैं। हर चीज जो हम सोच रहे हैं वही सही हो जरूरी नहीं है। अभी हमने जैसे पहले हदीस और हनफी की बात की, समझते हैं ना हदीस और हनफी। तो अगर मान लीजिए एक हनफी है, वो कह रहा है कि नहीं हम ही हक पे हैं, हमारा ही सही है, और एक अहले हदीस कह रहा है कि नहीं हम हक पे हैं, हमारा सही है। एक बरेलवी कह रहा है नहीं हम हैं हक पे हैं, हम सही हैं, बाकी सब जहन्नमी है। ऐसी बातें होती है ना। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सही है? तो इसका सीधा सा रास्ता यही है कि हम किसी को कोसने के लिए नहीं बने हैं, हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हम अगर मान रहे हैं कि हम सही रास्ते पे हैं तो हम अपने रास्ते पे चलें, लेकिन दूसरे को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से सही वे में चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, बिल्कुल उसी पेंटिंग की तरह। तो अगर सब्जेक्टिविटी इंसान के अंदर आ गई, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम अपनी जिंदगी भी खूबसूरत बना पाएंगे और दूसरों की भी बना पाएंगे।
जैसे मान लीजिए आपके घर में भाई बहन है, कितने भाई बहन है आपके? 4। आपके? मान लीजिए भाई बहन है घर में, कई बार भाई बहनों में लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं। किसी ने कोई काम करने के लिए बोला, या भाई ने बहन से बोला, उसने वो काम नहीं किया, किसी और काम की वजह से, में भी बहुत ज्यादा काम था, वो थकी हारी थी इसलिए वो काम नहीं कर पाई। तो कई बार होता है भाई लोग गुस्सा कर जाते हैं कि अरे एक छोटा सा काम दिए नहीं हो पाया। तो उस वक्त लगता है उस भाई को कि शायद मेरा गुस्सा होना सही था, क्योंकि एक मामूली सा काम दिया उससे नहीं हो पाया। लेकिन वही चीज दूसरे नजरिए से भी सोची जा सकती है। वो भाई ये भी सोच सकता है कि नहीं, सच में बेचारी इतनी थकी रही होगी, ढेर सारा काम रहा होगा, शायद अगर मेरे पास भी 50 काम होता तो हम भी शायद भूल जाते। ये क्या है? यही सब्जेक्टिविटी है। किसी पे हम गुस्सा कर रहे हैं, किसी से हमने कोई काम करने के लिए बोला, किसी दोस्त से कोई काम करने के लिए बोला, उस दोस्त ने वो काम नहीं किया, और हम अचानक भड़क गए उस पर कि तुम्हारी दोस्ती किसी काम की नहीं, उससे अच्छा बिना दोस्त के इंसान रहे, जो भी इंसान है दुनिया भर का सुना दिया। लेकिन हम अपने आप को उस इंसान की जगह पे रख के सोच सकते हैं ना, हो सकता है हमारी जिंदगी में भी कुछ मजबूरियां आ जाए। जैसे ही हम उस इंसान की जगह पे अपने आप को रख के देखेंगे, हमारा गुस्सा वहीं पे कम हो जाएगा। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इंसान उस परिस्थिति से गुजरता है, उस सिचुएशन से गुजरेगा, तब समझ में आता है कि हाँ वो भी सही था अपनी जगह पे, हम भी अपनी जगह पे सही थे। तो रिश्ते चलाने के लिए हो, धर्म को समझने के लिए हो, अपने फिरके को, अपनी जाति को, या किसी भी चीज को समझने के लिए इंसान के अंदर सेकंड चीज सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरी चीज वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू क्या होती है, इसको डिटेल में हम लोग सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आसान भाषा में बस इतना समझिए कि किसी भी इंसान की जो भी खासियत होती है, जिस चीजों से हम इंसान को अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि आप दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है, आपका जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर है। तो हेल्पिंग नेचर होना अच्छी बात है कि नहीं है? एक इंसान दूसरों की बड़ी मदद कर रहा है, तो हेल्पिंग नेचर होना ये क्या है? वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल हैं, हर जगह टाइम से आते जाते हैं, कहीं लेट नहीं होते, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, तो डिसिप्लिन क्या है? वैल्यू है। पंक्चुअल होना क्या है? वैल्यू है। ठीक है, समझ में आई इतनी आसान सी बात? तो कोई भी चीज जो आपके किरदार को खूबसूरत बनाए, या आपके वजूद को खूबसूरत बनाए, वो क्या कहलाएगा? वैल्यू। तो वैल्यू में न्यूट्रलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक जज है। जज का काम क्या है? कि वो इंसाफ करे, उसकी अदालत में कोई भी आए, वो सबका इंसाफ करे, जो दोषी है उसको सजा दे। एक बार जज सुनवाई करने के लिए बैठा, केस उसने खोला और उसने देखा कि कटघरे में कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा खड़ा है, चोरी के इल्जाम में। अब जो जज बैठा है उसके सामने उसी का बेटा है, चोरी के इल्जाम में। अब जज बाप भी है, जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे के लिए कुछ तो महसूस करेगा कि मेरा बेटा ऐसे कैसे हम उसको सजा सुनाते। लेकिन वो जज की कुर्सी पे बैठा है, तो जज की कुर्सी पे बैठा होने के नाते उसका काम है कि वो इंसाफ करे। अब कटघरे में चाहे उसका बेटा खड़ा रहे, चाहे बीवी खड़ी रहे, चाहे भाई खड़ा रहे, कोई मतलब नहीं। तो बेटा होने के बावजूद उस जज ने फैसला सुनाया और उसने कहा कि 10 कोड़े इसको मारे जाने चाहिए। 10 कोड़े का वहां पे प्रावधान था, तो उसने कहा कि 10 कोड़े मारे जाएं। ये सजा उसने लिख दी। सजा लिखने के बाद वो खुद अपनी कोट निकाल के जो मारने वाले होते हैं उनके सामने चला गया, और उसने कहा कि ठीक है मेरी पीठ पे मारो। जज ने कहा, सब लोग बड़े हैरान हो गए। जज ने कहा, लोगों ने कहा कि आप अपनी पीठ पे क्यों मरवा रहे हैं, चोरी तो आपके बेटे ने की है, तो सजा उसको मिलनी चाहिए। तो उस जज ने कहा कि गलती उसकी है, कानून के हिसाब से सजा उसको मिलनी चाहिए 10 कोड़े की, लेकिन यहाँ पे गलती मेरी भी है कि एक बाप होने के नाते मैंने उसको सही संस्कार नहीं दिए, इसलिए सजा का असली हकदार मैं खुद। तो उस जज ने अपने बेटे को भी सजा दिलवाई और खुद भी 10 कोड़े उसने खाए। जो बेटे को उसने सजा दिलवाई 10 कोड़े की, वो उसका जज की कुर्सी पे बैठे होने के नाते इंसाफ था, और जो 10 कोड़े उसने अपने आप को मरवाए वो उसका बाप की गलती जो हुई उसका इंसाफ था। तो जब इंसान अपना फायदा भाड़ में भेज के
अपना फायदा सोचे बिना सही गलत का सही फैसला करे, उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी। इसको आसान भाषा में या आज के ज़माने के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान का सेल्फिश ना होना ही वैल्यू न्यूट्रल होना है। क्योंकि आजकल दोस्ती यारी ले लीजिए, रिलेशनशिप ले लीजिए, या कोई भी जो हम लोग रिश्ता बनाते हैं अपने आसपास, आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा मतलबी लोग होते हैं। जब तक मतलब है तब तक वो साथ हैं, जैसे ही मतलब खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, वो इंसान भी गायब हो जाता है। यानी कि जब तक फायदा है तब तो साथ हैं, जैसे ही हमारा फायदा खत्म हुआ, आप कौन हम कौन पता ही नहीं। तो अगर ऐसे इंसान कर रहा है तो क्या ऐसा इंसान अच्छा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और ऐसा इंसान अगर है तो इसका मतलब उसके अंदर वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं है। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब ही यही है कि हर जगह उस इंसान की वैल्यू न्यूट्रल रहे। हमने कहा कि पंक्चुअलिटी अगर इंसान के अंदर है तो वो वैल्यू है। तो वैसे ही मान लीजिए ऑनेस्टी है, ईमानदारी या सच्चाई, तो ईमानदारी और सच्चाई भी क्या है? एक वैल्यू है। तो अगर हम एक के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, एक के साथ नहीं कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू न्यूट्रलिटी हुई? नहीं हुई। अगर हम अपने फायदे के हिसाब से अच्छा कुछ कर रहे हैं, जहाँ फायदा नहीं है वहां बुरा करें, तो क्या वैल्यू न्यूट्रलिटी हुई? नहीं। तो क्या क्या अब तक समझा आपने? पहला, डायनेमिज्म, कि इंसान वक्त के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपने आप को बदले और लगातार आगे बढ़ता रहे, चीजों को एक्सेप्ट करे और अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत महान न समझे। पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या समझी? सब्जेक्टिविटी, की हर इंसान का अपना अपना नजरिया और हर इंसान अपनी अपनी जगह अपने अपने हिसाब से सही है। तो इसलिए हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी को भी भला और बुरा नहीं कहना चाहिए। और तीसरी चीज, वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्टिनम अप्रोच। कॉन्टिनम अप्रोच क्या होती है? आमतौर पे, अच्छा कभी आपने किसी ऐसे इंसान को ये कहते हुए सुना, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए हम हयान सर के बारे में बोलें कि हयान सर बहुत अच्छे बुरे इंसान हैं। अच्छे बुरे इंसान कभी आपने सुना? या बहुत बुरे अच्छे इंसान हैं, ऐसा कभी किसी को बोलते हुए आपने सुना है? अमूमन लोग क्या कहते हैं कि वो इंसान बहुत बुरा है या वो इंसान बहुत अच्छा है, यही होता है। अच्छा बुरा बोलते हुए सुने कभी किसी को? नहीं सुने। जबकि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। कोई ऐसा इंसान बता सकते हैं जो पूरी तरीके से आपको एक 100% सही है, या कोई ऐसा इंसान बता सकते हैं जो 100% पूरी तरीके से बुरा हो? अगर हम आपके माँ बाप के बारे में ही सवाल करें कि आपके माँ बाप कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं। लेकिन उन्हीं माँ बाप के बारे में उनके भाई से, उनकी बुआ खाला से पूछा जाए तो वो दो चार बुराई बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे। तो कोई भी इंसान दुनिया में है वो ना तो पूरी तरीके से अच्छा है ना पूरी तरीके से बुरा है। कभी भी किसी इंसान को आप जज करें, जज तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करें तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो इंसान बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है। हमेशा इंसान को इस नजरिए से देखना चाहिए कि वो इंसान अच्छा और बुरा है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्वांटिनम अप्रोच। एक कहानी याद आ रही हमको। एक लड़का था, छोटा सा लड़का था, वो कुम्हार के पास गया। कुम्हार के पास जाके उसने पूछा कि कल मैंने देखा था कि तुमने कुछ बर्तन फेंके, अधूरे बर्तन थे वो तुमने फेंक दिए, क्यों फेंके? तो कुम्हार ने कहा कि नहीं, वो बर्तन जो है सही नहीं थे, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो इसलिए उसको फेंकना पड़ा। तो बच्चे ने कहा कि इसका मतलब वो बर्तन जो है खराब थे, अधूरे का मतलब तो खराब होना ही हुआ। तो कुमार ने कहा कि तुमसे किसने ऐसा कहा कि अधूरा होना खराब होना है? अधूरा होना अलग चीज है, खराब होना अलग चीज है। कुमार ने मिट्टी की तरफ इशारा किया, उसने कहा कि देखो वो मिट्टी सामने पड़ी हुई है, क्या वो मिट्टी खराब है? बच्चे ने कहा नहीं, मिट्टी तो खराब नहीं, क्योंकि उसी मिट्टी से तो फिर बर्तन बनेगा। तो कह रहे हैं जिंदगी भी ऐसी ही होती है, अगर हम किसी इंसान को बुरा कह दे रहे हैं तो वो बुरा कहने से बुरा थोड़ी हो जाएगा। इंसान लगातार एक सफर तय करता है। आज जो चीज हमें बुरी दिखाई दे रही है, कल वो बुरी चीज हो जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कल वो सुधर जाए, हो सकता है कल वो बदल जाए। तो हम किस नियत से हम किसी को बुरा बोल सकते हैं? अगर हमने बुरा बुरा कह के उसको बेइज्जत कर दिया तो फिर अगले पल हो सकता है वो सुधर जाए, और हमने जो बुराई की उसके लिए तो पकड़ हमारी ही होगी। ये होती है क्वांटिनम अप्रोच। किसी भी इंसान के अंदर अगर मान लीजिए कि 100 क्वालिटीज हैं, तो 100 क्वालिटी में मान लीजिए अगर 80 अच्छी चीज है तो 20 हो सकता है बुरी चीज हो, या मान लीजिए 80 बुरी चीज है तो हो सकता है 20। समझ में आ रही बात?
या मान लीजिए किसी इंसान के अंदर 50-50, मान लीजिए 50 अच्छी चीज है और 50 बुरी चीज है, तो क्या ऐसे इंसान को कोई ये कहेगा कि हाँ वो इंसान बहुत अच्छा बुरा है? उसको भी नहीं बोलेंगे। कुछ इंसान रहेंगे वो कहेंगे कि अरे वो बहुत बेकार आदमी है, 50 बुरा वाला देख के बोलेगा। और कुछ ऐसे भी रहेंगे जो कहेंगे उसकी 50 अच्छाई देख के कहेंगे कि अरे वो तो बहुत शानदार आदमी है। तो हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि हमको ये 50 बुरा वाला चुनना है कि अच्छा वाला चुनना है? कैसे डिसाइड हुआ? हम सब ये सब चीजें डीपली नहीं सोचते, हम लोग बहुत आसानी से किसी को भी बुरा भला बोल देते हैं, बहुत आसानी से किसी को बेइज्जत कर देते हैं, और उसी के हिसाब से हम किसी इंसान से प्यार या नफरत कर रहे होते हैं। जो इंसान सिर्फ 50 अच्छी बातें देख रहा है वो उस इंसान को बहुत अच्छा मान रहा होता है। नहीं नहीं, आपकी किसी से दोस्ती होगी तो उस दोस्त की हर एक चीज आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगेगी, उसकी कोई बात बुरी नहीं लगेगी, ऐसा होता है। यहाँ तक कि उसकी जो कमियां होंगी ना वो भी बड़ी प्यारी प्यारी, क्यूट क्यूट लगेंगी। और जिस इंसान से इंसान नफरत करता है, बुरी चीजें देखेगा तो उसको इतना बुरा बोलेगा कि उसकी कुछ अच्छी चीज नजर ही नहीं आती। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को समझना हो, अच्छा या बुरे के कंटेक्स्ट में समझना हो कि वो इंसान अच्छा है कि बुरा है, तो हमें एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बींग नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर ह्यूमन बींग के तौर पे देखेंगे तो बुरी चीज देख के उसको बुरा बना देंगे, अच्छी चीज देख के उसको अच्छा बना देंगे। तो इसलिए हमें उसके काम को देखना चाहिए। कोई इंसान 20 अच्छा काम कर रहा है, 30 बुरा काम कर रहा है, तो उसके 20 अच्छे काम से आप प्यार करिए, 30 बुरे काम से नफरत करिए या उसको गलत बोलिए। इससे फायदा ये होगा कि आप इंसान से नफरत करने से बच जाएंगे। इसका फायदा एक ये भी है कि अगर आप इंसान से नफरत करने लगते हैं या इंसान से अगर आप चिढ़ने लगते हैं, तो वो इंसान अगर आपको कभी कोई अच्छी बात भी बताएगा ना तो आप उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने मन में बना लिया कि बेकार आदमी है, वो मेरा अच्छा क्यों सोचेगा, वो मेरे बारे में अच्छा क्यों बोलेगा। तो काम का अगर आप सोचे रहेंगे तो वो इंसान अगर कुछ अच्छी बात भी दे रहा है तो हम उस अच्छी बात को सुन सकते हैं, उस अच्छी बात को ले सकते हैं। और नफरत रख के वैसे भी कुछ होना तो है नहीं जिंदगी में, नफरत पाल के किसका भला हुआ है? या हम अगर किसी से नफरत कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ मिल रहा है? खर्चा मिल रहा है? जिंदगी में सुकून मिल रहा है? नहीं मिल रहा। या किसी को माफ हम नहीं कर रहे हैं तो क्या कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो चौथी चीज आपकी जिंदगी में क्या होनी चाहिए? क्वांटिनम अप्रोच। तो इंसान जिंदगी भर सीखता है और उस सीखने की प्रोसेस में वो अच्छा और बुरा जिंदगी भर करता रहता है और उसी में अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश भी करता है, अगर वो सच में अच्छा सोच रहा है तो। समझ में आई बात? तो ये सोच आपको, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आगे, तो इस सोच के साथ आपको आगे जिंदगी में जो भी 1 महीना आपका है और फिर आगे की जो जिंदगी है उसमें इसी सोच के साथ आपको चलना पड़ेगा। इस पूरे कोर्स के बारे में अगर बताया जाए कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो ये आपका टोटल 4 हफ्ते में डिवाइडेड होता है। पहला हफ्ता जो आपका होता है वो है कि इंसान कैसे खुद को समझे। खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान खुद को नहीं समझेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और खुद को समझने का मतलब क्या है? खुद को समझने का मतलब है कि इंसान पहले खुद को फोकस करे। हम ये बात बार बार और कई बार हम बोले हैं कि हम सब दूसरों की ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम सब दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो। उसकी खुशी में हमारी खुशी होगी, उसके दुख में हमारा दुख होगा, उसका मूड ऑफ है तो हमारा मूड ऑफ होगा। ये खुद को पहचानना नहीं है। ये तो सामने वाला हमें रेगुलेट कर रहा है। खुद को पहचानना ये है कि इंसान अपनी मन और मर्जी का मालिक खुद है, लेकिन सही वे में, गलत वे में नहीं। एक इंसान जो शराब पी रहा है वो भी अपने मन का मालिक है, तो वो तो गलत काम कर रहा है ना। हमें अच्छे वे में अपने आप को पहचानना है, और उसका सही तरीका ये है, वही नदी वाला एग्जाम्पल आप उठाइए। नदी जैसे नेचुरली एक फ्लो में बह रही है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक फ्लो में बहती है। जो चीज़ होना है जिंदगी में वो पहले से लिखा गया है। इंसान जो कुछ फेस करे जिंदगी में उसको एक्सेप्ट कर ले। कुछ बुरा आया तो भी एक्सेप्ट करे, कुछ अच्छा आया तो भी उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि जो लिखा है वो होना है। और कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, इंसान उसको एक्सेप्ट करता है। आपका पैदा होना, क्या आपने सोचा था कि पैदा होना है? हो गए। क्या मरना आपने सोचा है कितने टाइम पे मरेंगे, इतने दिन पे? नहीं, इंसान मर जाएगा। या फिर आप रिश्तों को ही ले लीजिए, कई बार जिंदगी में इतनी बेहतरीन या ऐसे अच्छे लोग आते हैं या अच्छी अच्छी दोस्तियां हो जाती हैं, आपने कभी बैठ के सोचा नहीं होगा कि ऐसा दोस्त मिलेगा, लेकिन इत्तेफाक से ऐसी दोस्तियां हो जाती हैं और आपने कभी नहीं सोचा। और वही अगर मान लीजिए छोड़ के भी चले गए, तो जो तकलीफ आपको हुई उस तकलीफ के बारे में भी आपने नहीं सोचा था, वो भी हो गया।
तो जिंदगी में ऐसी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं अपने आप होती हैं, हमारा काम है उसको एक्सेप्ट करें और डायनेमिज्म के साथ, सब्जेक्टिविटी के साथ उसको लेके जिंदगी में आगे बढ़े। तो कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे, यही सारी चीजें आपके पहले हफ्ते में है। तो आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास, जैसे कि आज जो भी बातें बताए हैं तो ये कोर्स के बारे में ही है, ये आपने समझा। दूसरी क्लास अगर आप कोर्स आगे ज्वाइन करते हैं तो वो ये सेकंड क्लास यही है कि कैसे हम अपने आप को जानें। जो खुद से खुद तक का सफर हम कह रहे हैं, तो कैसे आप खुद को पहचानेंगे, खुद को कैसे इंसान बेहतर बनाएगा। कई बार खुद में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, दो शब्द इस्तेमाल होता है, आई एंड मी, मैं और स्व का इस्तेमाल होता है। तो कैसे इंसान अपने मैं को पहचानेगा, मैं घमंड नहीं, यहाँ पे मैं का मतलब है कैसे जो अपना असली वजूद है उसको पहचानेगा, कैसे सेल्फ अवेयर होगा। और सेल्फ अवेयर होने का मतलब ही यही है कि आप अगर अपना 24 घंटा गुजार रहे हैं तो कैसे गुजार रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आपका पूरा टाइम कहाँ गया, कैसे गया, पता होना चाहिए। आपको किसने परेशान किया, आपको किस बात से तकलीफ हुई, आपको पता होना चाहिए। आपने किसको कितना खुशी दी वो आपको पता होना चाहिए। आपने किसी को मुस्कुराने की वजह दी कि नहीं दी ये आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों का हमने दिल दुखाया, उनसे माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी ये आपको पता होना चाहिए। आपने अपने माँ बाप से प्यार से बात की, माँ बाप को प्यार से देखा कि नहीं देखा ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो भी ड्यूटी है, जो भी काम है, वो सब में जो ईमानदारी होनी चाहिए, उस ईमानदारी के साथ आपने अपने 24 घंटे गुजारे या नहीं गुजारे वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्लास। थर्ड क्लास सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंसान कैसे अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सा फर्क होता है। इंसान कई बार कॉन्फिडेंस लाने के चक्कर में ओवर स्मार्ट बन जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट बर्बादी की वजह है, वो कभी भी आबादी की वजह आपके नहीं बनेगा। चौथी क्लास आपकी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन, इंसान कैसे अपने जिंदगी में पॉजिटिव सोचे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम पे ये भी दिक्कत है, नेगेटिविटी हम बहुत ज्यादा लेके ढोते हैं, पॉजिटिव चीजों पे उतना फोकस नहीं करते जितना नेगेटिव चीज में फोकस करेंगे। उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे गाली क्यों दे दी, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैंने उससे इतने बजे यहाँ जाने के लिए कहा था, वो साथ गया क्यों नहीं, गई क्यों नहीं। ये सब बातें लेके इंसान ढोता रहता है, जबकि उन सब बातों को ढोने का कोई फायदा है नहीं है, बल्कि मूड इतना खराब रहता है कि इंसान जो और इम्पोर्टेंट काम करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता। तो कैसे हम अपना जहनी सुकून बरकरार रखें, जिंदगी में पॉजिटिव सोचें और अपना जो एटीट्यूड है उसको कैसे बेहतर बनाएं। एटीट्यूड व्हाट्सएप वाला नहीं जो एक अकड़ वाला रहता है, एटीट्यूड मतलब नजरिया, इंसान कैसे अपना नजरिया बेहतर करे। फिर डे 5 में आपका है गोल सेटिंग एंड विजन मैपिंग, कि इंसान कैसे अपने जिंदगी का एक मकसद डिसाइड करे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी कैसे मकसद डिसाइड करें। ग्रेजुएशन में भी जाने के बाद इंसान कई बार कंफ्यूज होता है कि हम किस फील्ड में जाएं, तो स्टूडेंट हैं तो भी कैसे गोल डिसाइड हो, स्टूडेंट नहीं है आम जिंदगी अगर आप जी रहे हैं तो भी कैसे गोल डिसाइड होगा, उस पर बात होती है। फिर आपका है डे 6 टाइम मैनेजमेंट, गोल बनाना बड़ी बात नहीं है। मैं भी आपने बचपन में शायद टाइम टेबल बनाया हो अपनी पढ़ाई के टाइम पे कि 6 बजे उठेंगे, फिर नहाएंगे, फिर 6:30 से नाश्ता करेंगे, फिर 7 से पढ़ाई करेंगे, 7 से 10, फिर 10 से 10:15 तक ये काम करेंगे, फिर 10:15 से 1 बजे तक ये पढ़ाई करेंगे। ऐसे बनाया आपने? बनाते हैं लोग। तो बनाना बड़ी बात नहीं है, उस टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे हो ये सोचना ज़रूरी है। बनाने को तो बहुत अच्छा अच्छा इंसान सोच के बैठ जाता है, सोचना बड़ी बात नहीं है, उसको करना बड़ी बात है। तो टाइम इंसान कैसे मैनेज करे। फिर आपका है डे 7, वो है क्विज एक्टिविटी, गेम्स वगैरह यहाँ पे खेले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी पढ़ाई नहीं होती है 7वें दिन। ये आपका हुआ पहला हफ्ता। दूसरा हफ्ता आपका है कम्युनिकेशन को लेके, बातचीत को लेके, कि इंसान बातचीत कैसे करे। वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका डे 8 है, 8वें दिन पढ़ाया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बोल के पढ़ा रहे हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। या आप चैटिंग करते हैं, चैटिंग में आप हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी चैटिंग करते हो तो उसमें भी आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल क्या है, आप बातचीत करते हुए कितना हाथ हिला रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप कितना सर हिला रहे हैं, हाँ हूँ ना नू जो भी करते हैं आप, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर कोई इंसान आपको आके बातें बता रहा है, मान लीजिए कोई मैयत की बातें आपको आके बता रहा है, और मैयत की बात बताते हुए एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर बस सीधा शब्द फेंक के चला जाए, वर्ड्स फेंक के चला जाए, क्या आपको फील होगा? नहीं होगा, जब तक कि वो अपना हाथ और सर या एक्सप्रेशन वैसे ना दे।
या कोई इंसान आके अपनी शादी की खुशखबरी सुना रहा है या कोई अच्छी खुशखबरी बता रहा है, एकदम सड़ा सा मुंह लेके आके आपको बता के चला जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? उसी हिसाब से एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हैं वो किसका हिस्सा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो बेहतर बातचीत वही है जिसमें हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल को मिक्स करके बातचीत करें। फिर आपका है डे 9, लिसनिंग स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज। लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है? जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बेहतर बोल नहीं पाएंगे, बेहतर लोगों को समझ नहीं पाएंगे। और आज के टाइम पे सुनना बहुत बड़ी दिक्कत है। आजकल तो हालात ये हैं कि कोई इंसान अगर अपना दुख सुनाना चाहता है तो उसके लिए भी लोग नहीं मिलते, क्योंकि सबकी जिंदगी में ऑलरेडी इतना दुख पड़ा है, वो लेना ही नहीं चाहता कोई। तो कैसे हम लिसनिंग स्किल अपने अंदर डेवलप करें, चाहे वो दुख सुनने की बात हो, किसी का सुख सुनने की बात हो, या किसी की एवं ही बकवास सुनने की ही बात क्यों ना हो। लिसनिंग स्किल और प्लस बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस वगैरह, या आपका जेस्चर पोस्चर क्या होगा इस पे। और इसी में हम लोग बात करते हैं परसुएशन की, कैसे हम किसी को परसुएड कर सकते हैं। परसुएशन का मतलब होता है मनाना, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, तो आप कैसे अपने माँ बाप से इतना प्यार से बोले कि वो ना कर पाए, मान जाए। मान लीजिए आपके अब्बू कोई बड़े ढीठ है, मान लीजिए मानते नहीं कोई बात, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी अम्मी के पास जाएंगे ताकि अम्मी जाके प्यार से उनको चूना लगाएंगी। होता है ऐसा? यही क्या होता है? परसुएशन। तो इंसान परसुएशन कैसे करे ये आपको इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा फिर आपका आता है डे 10। डे 10 में हम लोग पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ा? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इंसान कैसे बेहतर तरीके से बातचीत करे। फिर आपने पढ़ा कि कैसे हम बेहतर तरीके से सुने। बोलना आपने सीखा, फिर सुनना आपने सीखा। बोलना और सुनना अगर आप सीख रहे हैं तभी आप पब्लिक के सामने भी बोल पाएंगे। 2 लोगों के बीच में बातचीत करना बहुत आसान है, लेकिन 300 लोगों के बीच में जब जाके बोलना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये मुश्किल काम है। तो इंसान कैसे पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करे और पब्लिक स्पीकिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिर आपका है डे 11, हाउ टू से नो, असर्टिव पर्सनैलिटी। कैसे किसी को मना करें। ज्यादातर घर में दोस्ती यारी में ये ज्यादा परेशानी आती है कि हम किसी को मना करना चाहते हैं, मना नहीं कर पाते। मान लीजिए आप ही दोनों को आना था, मान लीजिए किसी एक का मूड रहा होगा यहाँ आने का, दूसरे का नहीं रहा होगा। अब एक पीछे पड़ी, एक नहीं चलो, बेचारी एक मना नहीं कर पाई, इसलिए आना पड़ा उसको साथ में। क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम मना करेंगे उसका मुंह खुल जाएगा। होता है ऐसा दोस्तों में कि नहीं होता है? या फिर मनाना पड़ेगा, या फालतू का जो है चिल्लम चिल्ली होगी, झगड़ा होगी, कौन समझाए कौन मनाए। तो इसलिए इंसान बचने के लिए जबरदस्ती हाँ बोल देता है जहां नहीं बोलना चाहता। तो कैसे वो सिचुएशन जहां पे हमको मना करने की जरूरत है, हम कैसे प्यार से मना कर दें कि सामने जो इंसान है, दोस्त यार है, उसको बुरा भी ना लगे और हम अपना काम भी कर पाए। डे 11। फिर डे 12 आपका है ग्रुप डिस्कशन एंड रोल प्ले। डिस्कशन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इस पे बातचीत होगी। और फिर डे 13 आपका है डिबेट एंड एक्सटेम्परी। डिबेट की प्रैक्टिस की जाएगी, इसके अलावा कुछ एक्टिविटी और गेम्स वगैरह भी देखे जाएंगे। फिर आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक, वो है आपका मास्टरिंग इमोशंस एंड लाइफ से रिलेटेड ये बातें इसमें होंगी, जिंदगी से रिलेटेड। पहले हफ्ते में आपने अपने आप को जाना, दूसरे हफ्ते में आप समझते हैं कि कैसे बेहतर तरीके से बातचीत करनी है, तीसरा हफ्ता आप समझते हैं कि कैसे हम अपने आप को समझते हुए, दूसरों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करें। इसमें पहले दिन आपकी क्लास होती है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप। तो लीडरशिप वो नहीं जो नेता, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर राजनेता या जो पॉलिटिशियंस होते हैं। इस पर तो बड़ी गहरी चर्चा होने वाली है। तो लीडरशिप का मतलब क्या है? कोई भी हो सकता है लीडर। आपके घर में अगर आपके अब्बू सारा काम काज देखते हैं, सारा खर्चा वगैरह सब संभालते हैं, तो आपके अब्बू क्या हो गए? परिवार के लीडर हो गए। तो लीडर कोई भी हो सकता है जो लोगों को लीड कर रहा है, जिस रहनुमाई कर रहा है, वो होता है लीडर। अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में आप अगर अच्छे से सारी बातें रख पा रहे हैं, सबको एक साथ लेके चल पा रहे हैं, सबको समझ पा रहे हैं, तो आप भी एक लीडर है। तो इसके लिए जरूरी होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ना सिर्फ इसके लिए, बल्कि आप जिंदगी के किसी भी फेज में हो, किसी भी रिश्ते में हो, सब में इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि हम कैसे अपने साथ साथ
दूसरों के इमोशन को, दूसरे की फीलिंग को समझें और उसको कंट्रोल करें। आपका दोस्त बहुत उदास है, आपने उसकी उदासी को एक पल में समझ लिया और आपने 2 लाइन ऐसी बोली कि उसका दिल एकदम खुश हो गया और आपका दोस्त नॉर्मल हो गया। ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है। आपके अगर कोई तकलीफ है, आपका कोई इशू है, तो आपके अम्मा पापा भी आपको देख के समझ जाते होंगे या आपके दुख को दूर कर देते होंगे। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसका सही इस्तेमाल कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। फिर आपका डे 15 है एंगर कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन। अगर गुस्सा आपको आ रहा है तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। और गुस्से को कंट्रोल करने का मतलब डेफिनेटली आप अपने पूरे इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इमोशंस की जो दुनिया है उसमें सबसे बुरा इमोशन आपका क्या होता है? गुस्सा। इंसान गुस्से में क्या बोल जाए उसको कुछ पता नहीं होता, इंसान गुस्से में क्या कर जाए उसको पता नहीं होता। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने तो गुस्से में अपना एक फ़ोन लिया था, 27 या 28 हज़ार का कितने का था। उसी हफ्ते उनको पता नहीं किस बात पे गुस्सा है, उन्होंने अपना फ़ोन वहीं पे तोड़ दिया, पूरा बनने लायक नहीं था, ये हालत थी। कोई मतलब है इसका? कुछ लोग होते हैं गुस्से में अपना बाल वाल नोच के काट वाट लेते हैं, मिले ऐसे लोग से। तो इसका कोई फायदा है या इस गुस्से का कोई फायदा है? कोई फायदा। तो इंसान कैसे अपने गुस्से को और अपने इमोशन को कंट्रोल करे, डे 15। फिर डे 16 आपका है ओवरकमिंग फियर एंड एंजाइटी। डर और चिंता जिंदगी का हिस्सा है। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे रहिए, डर हमेशा रहेगा। हमारा काम है उस डर का सामना करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। चिंता की बात की जाए तो चिंता भी हर वक्त रहती है। आप हाई स्कूल में रहे होंगे तो इंटरमीडिएट की चिंता, इंटर में रहे होंगे तो ग्रेजुएशन की चिंता, ग्रेजुएशन में है तो आपको आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है उसकी चिंता। अब फील्ड में आप चले भी जाइए, सक्सेसफुल हो जाइए तो फिर बीवी बच्चे की चिंता। तो ये चिंताएं तो जिंदगी का हिस्सा है। उन चिंताओं को इंसान कैसे कंट्रोल करे, कैसे समझे, क्या क्या किया जा सकता है, ये सब आपका डे 16। फिर डे 17 है सॉल्विंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड इमोशनल क्राइसिस। जो भी हमारे रिश्ते हैं, हमारे ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता हो, उसकी जो भी प्रॉब्लम है इंसान कैसे उसको सुलझाए, कैसे उसको समझे। इसी में हम लोग सुसाइड की भी बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। आजकल सुसाइड डिप्रेशन बड़ा आम हो गया है। हर इंसान डिप्रेस्ड है, हर इंसान को लगता है कि कोई उसको समझ नहीं रहा, कोई उसका दुख दर्द बांटने वाला नहीं है। इसी चक्कर में रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो कैसे इन सारी प्रॉब्लमों को इंसान समझे, संभाले और दूर करे। फिर डे 18 आपका है डिसीजन मेकिंग एंड एथिकल रीजनिंग। इंसान जिंदगी में कैसे सही फैसला ले, गलत और सही के बीच का चुनाव करना हो या सही और सही के बीच में कोई फैसला लेना हो, दोनों ही फैसले में इंसान क्या स्टैंड ले, आपको कैसे पता चलेगा। आपने इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन में जाने का फैसला किया या इंटरमीडिएट में आपने सब्जेक्ट चुना, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि हमको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। तो ऐसे फैसले तो जिंदगी में हमेशा आते ही रहते हैं। आ जाइए इधर से। तो ऐसी चीजें तो जिंदगी में हमेशा आती ही रहती हैं। तो कैसे इंसान सही फैसला ले। फिर आपका डे 19 है 19वां दिन है। इसमें भी हम लोग एक्टिविटी वगैरह करेंगे। इस दिन भी पढ़ाई आपकी होगी, लेकिन वो थियरी के फॉर्म में नहीं बल्कि हंसते खेलते होगी। फिर आपका आएगा चौथा आपका लर्निंग टू लिविंग। ये आपका कंक्लूजन होता है, यहीं पे आपका समापन हो जाता है। इसमें पहली जो क्लास होती है वो आपकी डिजिटल मैनर एंड सेफ इंटरनेट प्लस मोबाइल एडिक्शन पे होती है, कि कैसे हम अपने डिजिटल लाइफ को बिल्कुल रियल लाइफ के हिसाब से चलाएं। आजकल सोशल मीडिया पे हमारी अलग दुनिया है, रियल लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी है वो बिल्कुल अलग है। क्या मानते हैं आप ऐसा? स्नैप देख के, इंस्टाग्राम देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे सोशल मीडिया एक दिखावे की दुनिया है और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। तो कैसे हम दोनों को एक साथ लेके चलें, कैसे हम पाखंड से, दिखावे से या शो ऑफ करने से बचें। शो ऑफ करना एक बहुत बुरी चीज़ है इस्लाम के हिसाब से, तकब्बुर कहिए बेसिकली इसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझी जाएंगी। इसके अलावा मोबाइल एडिक्शन, कैसे मोबाइल की लत इंसान कम करे। फिर आपका है डे 21 पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आपकी बाहरी जो भी आपका पहनावा ओढ़ावा इस पर बात होगी, सिर्फ इस एक क्लास में, वो भी बिल्कुल मामूली सी बातचीत यहाँ पे की जाएगी। फिर डे 22 है इंटरव्यू स्किल्स एंड रिज्यूमे मेकिंग। कैसे इंसान अपने अंदर इंटरव्यू की स्किल डेवलप करे। जो बेसिक बुनियादी बातें होती हैं, खासकर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसके कंटेक्स्ट में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है।
तो वो सारी चीज़ें कैसे डेवलप करें, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, वो सब कुछ बताया जाएगा। और उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू भी यहाँ पे जो होता है मौजूद, उसके हिसाब से आपका एक मॉक इंटरव्यू लिया जाता है। वो होता है आपका डेट 23 में। फिर आपका बचता है 2 दिन और, 24 और 25। 24 में आपका कंपटीशन होगा। और इस बार, अब पहले तो स्पीच कंपटीशन हम लोग कराते थे, अब स्पीच कंपटीशन कैंसिल हो गया, अब प्रेजेंटेशन हम लोग कराएंगे आगे से। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, या तो आप चार्ट बना के लेके आएंगे या फोन से कोई आप पिक्चर बनाइए, यहाँ पे वो दिखाना रहेगा और आपको लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। ये आपकी कई स्किल को निखारेगा, कई स्किल को बाहर दिखाता है। स्पीच जब होती है तो स्पीच में इंसान डिलीवरी दे रहा है स्पीच की, तो उसमें कुछ ही चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में कई और सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। फिर फाइनली डे 25 को आपका फिनाले और आपकी विदाई। इस तरीके से ये आपका 1 महीने का कोर्स है। पहले 24 सेशंस होते थे, इस बार एक सेशन ऐड किया गया। और पहले पैटर्न भी अलग था, चीज़ें अलग थी, इस बार अलग है। बात समझ में आई? कोई डाउट है? इसके अलावा 2 घंटे की क्लास होती है, तो 2 घंटे की क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जानी है वो पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जो टाइम बचता है वो एक्टिविटी कराई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एंगर कंट्रोल के बारे में बता दिया, या ओवर थिंकिंग के बारे में बताया, या कॉन्फिडेंस के बारे में बताया। वो सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आएगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हरकत करनी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तो इस 2 घंटे की क्लास में पढ़ाने के साथ साथ एक्टिविटीज भी डेली कराई जाएंगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा डेली आपको होमवर्क मिलता है, तो वो होमवर्क डेली दिया जाता है। बट आज आपका चूंकि डेमो क्लास है, तो इसलिए होमवर्क नहीं देंगे। अब कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। है समझ में आया? कुछ समझ में आया? समझ में आया? आ जाइए। सवाल होना चाहिए ना, सवाल क्यों नहीं है? बाकी हम लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है। ऑनलाइन क्लास कल से शुरू हुई है, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास अगले हफ्ते से शुरू होगी। नहीं है सवाल? पल्ले पड़ा? सच में पड़ा या एम ही कह रहे हैं? क्या समझ में